टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले से हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाने। पहला वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इनके निर्माता कौन है, या ये जो नाम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, तो ये सब नाम कैसे पड़ा, है ना? उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएँ को पढ़े, है ना? उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़े, ठीक है? फिर उसके दूसरे वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य मुख्य जो स्थल हैं उनको देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्तर को देख लिए थे, अन्य और भी स्थल को देख चुके थे। और उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति जो है ना, इसको देखे थे। उसके बाद धार्मिक जीवन को देखे थे, ठीक है। सामाजिक जीवन को देखे, उसके बाद धार्मिक जीवन को देखे थे। और उसके बाद दाह संस्कार का जो नियम होता था हड़प्पा सभ्यता में, वो 3 तरह का होता था, इनको देखे, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में आगे हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे और ये हड़प्पा सभ्यता का हमारा लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को जान लेते हैं, है ना। इस सभ्यता के अंतर्गत आर्थिक जीवन बहुत ज़्यादा समृद्ध था। मतलब व्यक्ति जो लोग थे उन लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे अलग-अलग बिंदु के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। चलिए, इस सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था ना, वो कृषि पर आधारित था। कृषि पे भी आधारित था, क्योंकि ये तो नगरीय सभ्यता था, शहरी सभ्यता था। तो ये कहीं-कहीं लिखा रहता है कि इस सभ्यता के जो लोग था, उन लोगों का जो जीवन जो था, आर्थिक जीवन जो था, वो व्यापारी पे निर्भर था, ठीक है। व्यापारी पे भी था, लेकिन व्यापारी करेंगे, व्यापार कब करेंगे? जब उनके पास कोई चीज़ होगा बेचने के लिए, तभी तो व्यापार करेंगे। तो उन लोग सबसे मेन कह सकते हैं, तो उन लोगों का जो खुद आर्थिक जो जीवन था, पैसा से संबंधित ये सब जो जीवन था, वो खेती पे निर्भर करता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को लोगों को अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था। हड़प्पा सभ्यता जो था, तो हड़प्पा सभ्यता, है ना, के लोगों का अर्थव्यवस्था का मूल आधार मतलब पैसा कमाने का मूल आधार, मतलब सब पैसा कमाने का सबसे मेन काम कर सकते हैं, या कह सकते हैं सबसे बेसिक जो कह सकते हैं जो पैसा कमाने का वो लोग का एक आधार था, तो वो खेती करना ही था, कृषि ही था, ठीक है। यहाँ के प्रमुख खाद के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, मतलब यहाँ जो प्रमुख जो फसल थे, वो गेहूं और जौ थे, ठीक है। लोथल और रंगपुर से ही बाजरा की खेती का भी साक्ष्य मिला है। तो ये भी बहुत खास है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाजरा का जो खेती का प्रमाण कहाँ मिला है, तो लोथल और रंगपुर से। मतलब जो कुछ देखिए, सारे जगह हर एक चीज़ मिला है तो वो कॉमन है, तो वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ज़्यादातर नहीं पूछता है। लेकिन जहाँ पे कुछ खास हो जाता है ना, वो पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि देख लीजिए, अब ये पूछ सकता है कि ये हड़प्पा सभ्यता जो है, उस सभ्यता में कौन सा स्थल से बाजरा की खेती का साक्ष्य मिला है, तो वो लोथल और रंगपुर से मिला है, ठीक है। मटर का, तिल का, केला, नारियल, खजूर, तरबूजा, अनार, नींबू, है ना? इन सब के भी साक्ष्य मिला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सब के बारे में जानते थे। इन लोग उत्पादन करते थे, मतलब इन लोग का फसल करते थे। ठीक है? तो ये बात हम लोग जान गए कि हड़प्पा सभ्यता जो है, वो पहले खेती करते होंगे, तभी उसका व्यापार ये सब करते होंगे, है ना? चलिए, जैसे कि कपास का खेती करते होंगे, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग ही कपास की खेती किए होंगे। उसके बाद कपास से ऊन बनता होगा और ऊन ही वो लोग कपड़ा पहनते होंगे। और ये कपास है जो मेसोपोटामिया के लोग जो है, मेसोपोटामिया वहाँ इराक, जो अब वर्तमान का नाम जो इराक है ना, तो मेसोपोटामिया के लोग भी आके, है ना, और यहाँ पे भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इस सभ्यता से व्यापार करते थे ज़्यादातर लोथल से, है ना, क्योंकि लोथल के पास जो बंदरगाह था, है ना, गोदीवारा पत्तन ये सब, जिनकी वजह से लोथल से व्यापार ज़्यादातर होता था, है ना। और ये व्यापारी के जो केंद्र भी कह सकते तो वो लोथल ही था। ठीक है, तो कृषि के बारे में जान लिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो है अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो कृषि था। ठीक है, चलिए अब हम लोग और भी आगे जान लेते हैं कि जो पशुपालन है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी ये लोग करते थे। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते थे। यहाँ से प्राप्त मुद्राओं पर 2 प्रकार के बैल अंकित थे। ठीक है, एक था कुबरदार बड़े सींग वाले, है ना, कुबरदार, कुबड़ा निकला हुआ बड़ा-सा सींग वाला एक बैल थे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई जानवर था, कुबरदार था और एक सींग वाला था, ठीक है। एक श्रृंगीय बैल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक था बिना कुंवर के छोटे सींग वाले थे।
ठीक है, एक कुबर वाला कुबर निकला हुआ और लेकिन सींग वाला था, और एक एक जो था बिना कुबर वाले, है ना, छोटे सींग वाले जानवर देखने को मिला है। ठीक, एक श्रृंगीय बैल भी मिला जिसको वृषभ भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक जो मिला है ना, वो एक श्रृंगीय बैल मिला है, मतलब कह सकते हैं वृषभ मिला है। क्या मिला है? वृषभ, मतलब एक सींग वाला बैल को देखा गया है। ठीक है, चलिए, गाय की मूर्ति का यहाँ से प्रमाण नहीं मिला है। हो तो ये लोग गाय के बारे में, गाय तो रहा होगा तभी तो बैल ये सब था, है ना। लेकिन गाय को ये लोग बहुत ज़्यादा मान्यता ये लोग नहीं दिए, क्योंकि ये लोग गाय के बारे में अच्छे तरह से परिचित नहीं थे कि गाय से क्या क्या होता है। हम लोग उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, तो वो लोग गाय के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ जान चुके थे, है ना। तो वो लोग गाय को पूजनीय मानते थे, है ना, गाय को विशेष दर्जा दिए थे, हैं, क्योंकि गाय से दूध दही ये सब बहुत ही कुछ बनता है, तो वो लोग जान चुके थे, है ना। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता में जो था वो बैल जो था वो विशेष पूजनीय था गाय के आवाज, है, गाय के तुलना में जो बैल था ना वो ज़्यादा विशेष पूजनीय था। ठीक है, तो वही हड़प्पा सभ्यता से गाय की मूर्ति का प्रमाण, है ना, नहीं मिला है। ठीक है, वर्तमान समय में जो पशु पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो लगभग हड़प्पा सभ्यता में भी रहे होंगे, है ना। तो अभी हम लोग जो भी पशु पक्षी देखते हैं तो वो सब हड़प्पा सभ्यता में रहे होंगे। ठीक है, चलिए, एक अनुमान सा लगाया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को कोई भी लिखित सबूत नहीं मिला है, और लिखा हुआ कुछ कुछ मिला भी है ना, तो अभी तक उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो अब हम लोग वाणिज्य व्यापार को पूरे डिटेल से जान लेते हैं, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था उसको जान लिए, धार्मिक जीवन था उसको जान लिए, है ना। उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो दाह संस्कार होता है, मतलब कैसे मृतकों को का क्रियाक्रम जो कैसे होता है, इसको भी जान लिए, है ना। ये सब पिछली वीडियो में, है ना, जाने थे। फिर इसके बाद इस वीडियो में हम लोग आर्थिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता का, जो आर्थिक जीवन तो कैसा था, तो वो कृषि भी करते थे और वो पशुपालन भी करते थे। लेकिन कृषि जो था वो अर्थव्यवस्था के का एकदम मूल आधार था, मतलब सबसे कह सकते हैं कि बेसिक काम, या कह सकते हैं मेन काम, ज़्यादा लोग करने वाले जो काम थे वो कृषि थे। ठीक है, पशुपालन भी करते थे ये लोग। अब हम लोग को, है ना, वाणिज्य व्यापार के बारे में जान लेते हैं, है ना। यह यह आर्थिक जीवन का आधार था, ये आर्थिक जीवन का ये आधार था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। व्यापार के लिए, है ना, व्यापार ये सब करने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और ये देखिए, बोले ना जस्ट अभी कि हड़प्पा सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था, मतलब ये लोग कृषि भी करते थे। ठीक है, लेकिन मेन रूप से ये शहरीय सभ्यता था ना, इसलिए ये लोग को कह सकते हैं कि ये लोग मेन रूप से ये लोग का आर्थिक जो जीवन पूरा निर्भर करता था वो व्यापार पे निर्भर करता। लेकिन व्यापार करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कैसे व्यापार करें, कुछ तो होगा तभी तो उससे व्यापार करेंगे। तो कुछ होने के लिए नेचुरल भी चीज़ होता है और कुछ उत्पादन भी करना पड़ता है, तो उत्पादन करने के लिए कृषि करना होगा, है ना। तो मूल आधार कह सकते हैं कि कृषि था, लेकिन इन लोग का जो आर्थिक जीवन का आधार, मतलब आर्थिक जीवन को जहाँ आधार था, मतलब ये लोग मेन रूप से क्या काम करते थे, तो ये लोग मेन रूप से ये लोग, है ना, वाणिज्य ये सब व्यापार ये लोग करते थे। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये व्यापार के लिए, हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारा स्थल मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल है, वो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा वो फेमस था। ठीक है, चलिए, सैंधववासी तौल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे, जिनमें 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का अनुपात होता था। सर्वाधिक प्रयोग में वे 16 इकाई के वाट का प्रयोग करते थे। 16 सबसे ज़्यादा, ये 16 किलो के वाट का ये लोग बटखारा जो है, 16 किलो का बटखारा का ये लोग सबसे ज़्यादा ये प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता में जो बटखरा था वो चाक नामक पत्थर था ना, तो उनसे ये बना हुआ था। ठीक है, और मोहर के बारे में जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर बना हुआ था वो सैलकरी नामक जो पत्थर था ना, उनसे बना हुआ मोहर हड़प्पा सभ्यता में मिला है। ठीक है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राकृतिक संप्रदायों का अभाव था, अतः वे कच्चे माल पड़ोसी के राज्य, और पड़ोसी के जो राज्य होता था, या पड़ोसी जो विदेशी पड़ोसी कह सकते हैं, जो देश होता था ना, पड़ोसी देश, है ना, तो मतलब विदेशों से वो प्राप्त करते थे। ठीक है, तो जान लेते हैं कुछ कुछ, है ना, जैसे कि सोना है, मतलब
एक सूची के माध्यम से, लिस्ट के माध्यम से इसको जान लेते हैं। जैसे कि जो सोना है ना? तो सोना ये अफ़गानिस्तान से, फ़ारस से, ईरान से, है ना? दक्षिण भारत जैसे कि कर्नाटक, है ना? कोलार, खान, इन सब जगह से वो सोना को प्राप्त करते थे। ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो सोना हड़प्पा सभ्यता में जो प्राकृतिक जो भी चीज़ था, जैसे कि सोना, चाँदी, तांबा, ये इन लोग इस सब चीज़ के इनके पास अभाव था, कमी था। जिनकी वजह से अब कोई भी चीज़ को बनाना होगा तो पहले तो कच्चा सामान चाहिए ना, उसके बाद ना कुछ चीज़ बनेगा। तो इन लोग के पास कच्चा चीज़ का क्या था? अभाव था, जिनकी वजह से ये लोग अपने पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देशों से ये लोग प्राप्त करते थे, मँगाते थे, ठीक है? तो जो सोना मँगाते थे वो अफ़गानिस्तान से, फ़ारस से, ईरान से, है ना? दक्षिण भारत में कर्नाटक और कुलारखान, इन सब जगह से वो द कर्नाटक में एक है, कुलारखान जो जगह होगा, वहाँ से ये लोग, है ना? सोना को मँगाते थे, ठीक है? उसके बाद चाँदी को भी अफ़गानिस्तान से और ईरान और मैसूर से चाँदी को भी क्या करते थे ये लोग? प्राप्त करते थे, ठीक है? तांबा को बलूचिस्तान, अरब, है ना? इन सब जगह से वो लोग तांबा को, एक खेतरी जो जगह है वो राजस्थान में है ना, तो वहाँ से भी ये लोग तांबा को मंगाते थे या वहाँ से प्राप्त करते थे। सीसा को अफ़गानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे, ठीक है? शंख हो गई, कौड़ी हो गया, ये सब सौराष्ट्र या दक्षिण भारत से ये लोग प्राप्त करते थे, ठीक है ना? नीलमणि हो गया, वो लोग महाराष्ट्र से प्राप्त करते थे, ठीक है? उसके बाद अलाबास्टर जो है, अलाबास्टर कह सकते हैं, अल्बेस्टर, है ना? एस्बेस्टस, है ना? तो इनको ये लोग बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे, ठीक है? सुलेमानी जो पत्थर है उसको सौराष्ट्र, पश्चिमी भारत से प्राप्त ये लोग करते थे, गुजरात की तरफ से, ठीक है? टीन ये है हजारीबाग से, फिरोजा ये मध्य एशिया से, सिलखड़ी जो पत्थर है ना, एक प्रकार का ये पत्थर है, इसको बलूचिस्तान और राजस्थान से ये लोग प्राप्त करते थे, ठीक है? और इन लोगों का जो व्यापार होता था सबसे ज़्यादा जो होता था वो मेसोपोटामिया से होता था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सबसे ज़्यादा व्यापार किसी से करते थे, है ना? तो मेसोपोटामिया से करते थे, ठीक है? और मैसूर से ये लोग सोना प्राप्त करते थे। ये मैसूर है कहाँ? तो ये कर्नाटक में एक जगह मैसूर है, बहुत फेमस जगह है। अभी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सोना के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है? गोल्ड के लिए, है ना? चलिए, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प और तकनीक है इनके बारे में जान लेते हैं, है ना? इस क्षेत्र में हड़प्पा के लोग विश्व के संदर्भ में सबसे आगे थे, शिल्प और तकनीक के मामले में, है ना? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे विश्व के संदर्भ में, पूरे विश्व में वो सबसे आगे माने जाते थे, ठीक है? इस समय तकनीक का प्रयोग करते हुए मिट्टी, सैलखड़ी, है ना? और धातु के वस्त्र को निर्मित किया जाता था। मतलब मिट्टी का सैलखड़ी नामक जो पत्थर है ना? चट नामक जो पत्थर, इन सब का प्रयोग करते हुए ये लोग, है ना, अलग-अलग तरह के वस्तु या धातु वस्तु को ये लोग क्या करते थे? निर्मित करते थे, ठीक है? मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली, जिसका निर्माण ब्रहस्ट मोम विधि या, है ना, चिकोटी पद्धति से किया गया होगा। मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो से, है ना, एक नाचती हुई महिला का मूर्ति मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ से कांसे की, ब्रोंज की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये बहुत खास है, ठीक है? ये एग्जाम में पूछा ही जा सकता है कि कहाँ से मिला है, या फिर दाढ़ी वाला, वो तो पत्थर का था कि तांबा का भी था कि वो दाढ़ी वाला एक मतलब दाढ़ी वाला एक क्या कह सकते हैं कि मेल का पुतला मिला है, या कह सकते हैं प्रतिमा मिला है, जिसके दाढ़ी बना हुआ था, है ना? दाढ़ी वाला था वो, धारदार दाढ़ी बना हुआ था, ठीक है? तो ये जो मिला ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। तो ये भी मिला है, नृत्य करती हुई महिला की भी मूर्ति मिला है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है? चलिए, और यहाँ से और यहाँ से बहुत ज़्यादा मोहरें भी मिला है, मोहर भी यहाँ से बहुत ज़्यादा मिला है। मोहनजोदड़ो से ही बहुत ज़्यादा मोहर मिला है, और ये मोहर जो है ना सिलखड़ी नामक पत्थर से ये बना हुआ था, ठीक है? अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जान लेते हैं। इस सभ्यता की लिपि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1853 में हुई थी, ठीक है? और पूर्ण जानकारी 1923 ईस्वी में हुई थी। यह लिपि दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ तरफ लिखा जाता था। इसमें कुछ 400 अक्षर है, लेकिन मूल अक्षरों की संख्या 64 है। हड़प्पा की लिपि को चित्रात्मक या सांकेतिक या
बुस्टोफेडन लिपि कहा गया है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को जो भी लिपि मिला है तो उसको क्या कहा गया है, तो उसको चित्रात्मक कहा गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया भी है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा गया या उसका लिपि कैसा था। तो उसका लिपि जो था, लिपि मतलब लिखने का जो तरीका था वो चित्रात्मक था। ठीक है, चलिए अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन को जान लेते हैं। ठीक है, इस सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक जीवन का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, विद्वानों को मानना है कि नगर निगम या नगर पालिका जैसी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम में से व्यापारी जो वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता था। विद्वान जो लोग थे, विद्वान मतलब बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं, उन लोगों का कहना है कि नगर निगम इस क्षेत्र में होते थे। हड़प्पा सभ्यता में नगर निगम और नगर पालिका जैसी प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। वहीं लोग वहीं लोग के माध्यम से व्यापारी वर्ग के द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता होगा, इन लोगों का, विद्वान लोग का कहना है। पर हम लोगों को पूरा एकदम पक्का साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे कोई भी राजनीतिक जीवन का कोई भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है ना। पक्का हम लोग को यहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि हाँ वहाँ पे राजनीति ही हो, मतलब राजनीतिक जीवन वो लोग व्यतीत करते होंगे। ठीक है, चलिए। पिग्गट महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुड़वा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो मोहन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, है ना, इस पूरा हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बनाया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी तीसरी राजधानी किसको बताया गया है, तो कालीबंगा को बताया गया है। ठीक है, और जुड़वा राजधानी किसको बताया गया है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बनाया बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक जीवन है इसके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसके चारों तरफ से एक बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी, है ना, और पैरों के पास दो हिरन मतलब बना हुआ था। इस मूर्ति को सर जॉन मार्शल ने, है ना, और भी लोगों ने शिव कहा है। क्या कहा है कि वो शिव की मूर्ति होगी, क्योंकि पशुपति जो शिव थे, मतलब जो शिव भगवान थे वो पशु के भगवान थे, है ना। इसलिए जॉन मार्शल ने कहा कि हाँ वो शिव के भगवान हो सकते हैं, है ना, मतलब शंकर जी वो ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको उनका ये कहना था। ठीक है, भगवान शिव की प्रारंभिक पूजा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भगवान जो शिव है उनकी सबसे पहले पूजा का प्रमाण किस सभ्यता से मिला है। वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और भी ऑप्शन दे देगा तो आप बता दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से ही सबसे पहले, है ना, पूजा करने का साक्ष्य मिला या प्रमाण मिला है। ठीक है, भगवान शिव जी का। ठीक है, अधिकांश स्थलों से ताबीज भी मिला है जिससे पता चलता है कि लोग अंधविश्वासी भी ये थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा स्थलों से जो है ना, मतलब ताबीज़ ये सब भी मिला है। तो कह सकते हैं कि ये लोग अंधविश्वासी भी ये लोग थे। देवी माता और जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत, है ना, पर ये लोग विश्वास रखते थे। पुरोहित का प्रमाण मिला है लेकिन मंदिर का कोई भी प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का प्रमाण मिला है या नहीं। तो यहाँ से कोई भी मंदिर का प्रमाण, मंदिर मंदिर बना हुआ ऐसा हम हड़प्पा जितना स्थल था ना, वहाँ से ऐसा देखने को नहीं मिला है ना। चलिए, अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता जो पतन हुआ, जो लुप्त हो गया, जो गायब हो गया, है ना, तो इनके कारण को जान लेते हैं, है ना। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव अचानक नहीं हुआ है, उसी प्रकार हड़प्पा जो सभ्यता है ना, इसका पतन अचानक नहीं हुआ बल्कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे हुआ है ना। जिसके पतन के बारे में विद्वानों में मतभेद है, मतलब अलग अलग विचार है ना, जिसको हम लोग निम्न रूप से देख सकते हैं, है ना। जैसे कि सर जॉन जो मार्शल है, उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता है ना, उसका पतन होने का कारण वो बताए हैं प्रशासनिक, है ना, शिथिलता के कारण ये अ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। ठीक है, उसके बाद अर्नेस्ट मैके क्या बोले हैं कि बाढ़ आया है हड़प्पा सभ्यता, जिनकी वजह से ये हड़प्पा सभ्यता पूरा दह गया और हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आर एल स्टाइन जो है वो कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया।
ठीक है। मार्टिमन व्हीलर का कहना है विदेशी आक्रमण या आर्यों का जो आक्रमण था, आर्य लोग आए या विदेशी लोग आक्रमण किए, जिनकी वजह से ये पूरा हड़प्पा सभ्यता तबाह हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक है। जॉन कैनेडी का कहना है कि अग्निकांड और मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से ये हड़प्पा सभ्यता पूरा खत्म हो गया। ठीक है। चलिए, कैसे खत्म हो, जैसे देख लीजिए कि अभी ये कोरोना है, तो कोरोना अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो पूरी दुनिया खत्म होता है कि नहीं होता। अभी हम लोग का जो सभ्यता है पूरा खत्म होता है कि नहीं होता। तो उसी तरह वहाँ पर भी कोई ना कोई रीज़न की वजह से पूरा खत्म हो गया है ना? चलिए, तो पहले हम भी सोचे थे कि ऐसा थोड़ी है कि पूरा खत्म हो जाए, कोई ना कोई तो आदमी बचेगा ही। लेकिन जैसे कि अभी कोरोना है, अगर इसका इलाज ये सब ढूँढा नहीं जाता है, इसके इस पे जो रोक किया गया, अगर रोक नहीं किया जाता, तो ये भी हम लोग का जो एक सभ्यता है, ये भी सभ्यता खत्म हो जाता, है ना? तो ये भी एक सभ्यता जो था पूरी तरह से एक ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। तो अलग-अलग विद्वान जो है अपना अलग-अलग मत अपना अलग-अलग विचार बता रहे हैं, है ना? तो वो भी विचार बता रहे होंगे तो बहुत सोच समझ के बता रहे होंगे, है ना? तो अलग-अलग विचार को देख लेते हैं हम लोग, है ना? उसके बाद जो डेल्स हैं वो बोलते हैं कि जल धारा परिवर्तन के कारण, मतलब जो पानी का धारा बदलने के कारण, है ना, हड़प्पा सभ्यता का पूरा पतन हो गया, ठीक है? उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता का पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों ने मिलकर इस सभ्यता का पतन कर दिया है ना? अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कारणों ने मिलकर इस सभ्यता को पतन कर दिया, ठीक है? अब हम लोग इस सभ्यता के जो है ना, इस हड़प्पा सभ्यता के, है ना, कुछ फैक्ट को या कह सकते हैं कुछ की पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहले नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी पूरे विश्व की सबसे पहले वो नगरीय सभ्यता थी। ऐसे तो कहीं भी कुछ भी बनता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, गाँव ये सब शहर, गाँव से शहर बनता है, पर ये भारत में ऐसा एक सभ्यता है जो स्टार्टिंग में ही वो नगर बस गया, मतलब नगरीय वो सभ्यता या शहरी सभ्यता बन गया। और इस सभ्यता के पतन होने के बाद फिर से वो ग्रामीण सभ्यता बन गया। जो वैदिक सभ्यता था वो लोग गाँव में रहते थे, है ना? लेकिन ये सबसे पहला जो सभ्यता बना था भारत का, या कह सकते हैं या पूरी दुनिया का जो सबसे पहला जो सभ्यता कह सकते हैं, सभ्यता नहीं, सबसे पहले नगरीय सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता के रूप में अगर देखा गया है, तो वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को देखा गया है। ठीक है? हाँ, और ग्रामीण सभ्यता के बारे में बोला जाए तो पूरी दुनिया में सबसे पहला ग्रामीण सभ्यता जो देखा गया था वो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में वो देखा गया था। ठीक है? चलिए, और ये हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है? और एक और बात जान लीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, तो उस सभ्यता में जो स्थल है ना, तो स्थल में सबसे बड़ा जो स्थल खोदा गया है ना, वो राखी गढ़ी था, है ना? पिछली वीडियो में मेरे ख्याल से सेकंड वीडियो में हम नहीं हाँ, सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने धौलावीरा को बता दिया था। धौलावीरा जो था वो सेकंड सबसे बड़ा है ना? लेकिन सबसे बड़ा जो पहले नंबर पे कह दे या सबसे बड़ा कह देंगे, तो वो जो है वो राखी गढ़ी है। हाँ, उसके बाद कोई बड़ा है तो वो धौलावीरा है। ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा जो सभ्यता है, उसमें कौन-सा स्थल सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में? तो वो राखीगढ़ी है, उसके बाद धौलावीरा है। ठीक है? इस सभ्यता के अंतर्गत लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा जो सभ्यता है ना? उस सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रयोग किए थे? तो ये लोग लाल रंग का बहुत ज़्यादा वो लोग प्रयोग किए थे। ठीक है? इस सभ्यता के अंतर्गत लकड़ी के पाइप का भी प्रयोग किया गया था। लकड़ी के पाइप का भी यहाँ पे प्रमाण इस सभ्यता में मिला है। और कहाँ से लकड़ी का पाइप मिला है, या लकड़ी का नाली मिला है, लकड़ी का पाइप बना हुआ उसका नाली मिला है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना? इसकी सड़कें, जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें मिला है वो पूरब से पश्चिम दिशा में बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि हवा जो चलती है वो पश्चिम से बहती है ना? तो वो पूरब से पश्चिम दिशा में ही, तो इससे क्या हुआ कि जब वहाँ का जो सड़क या रोड जो है वो अब खुद से ही वो क्या हो जाएगा, वो साफ-सुथरा हो जाएगा। जब हवा बहेगी तो हवा से क्या हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, है ना? तो हवा द्वारा वो स्वतः साफ हो जाती थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता में जो ज़्यादातर सड़कें देखी गई थी, है ना? वो पूरब से पश्चिम दिशा में देखी गई थी। ठीक है? चलिए, इसके मोहरे पर, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे मिला है, उस मोहरे पर गाय का, शेर का, घोड़ा का, इन सब का चित्र नहीं मिला है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे मिला है ना? उसपे गाय का चित्र बना हुआ था या नहीं था? तो नहीं था। या किस-किस चीज़ का चित्र नहीं बना हुआ था? तो गाय का, शेर का और घोड़ी का चित्र वहाँ पे मिला हुआ नहीं, मतलब ऐसा वहाँ पे जो मोहर मिला है, उन मोहरों पर गाय का, शेर का, घोड़ा और भी जो जीव है, इनका चित्र नहीं मिला था। ठीक है? तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। गाय के बारे में और शेर के बारे में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, क्योंकि गाय जो है और शेर जो है अब के समय में बहुत ज़्यादा ये फ़ेमस कह सकते हैं या प्रसिद्ध कह सकते हैं। गाय तो पूजनीय भी है, ठीक है? और शेर को तो
एकदम कह सकते खतरनाक रूप में अभी के समय में माना जाता है ना। लेकिन ये लोग हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गाय के बारे में, शेर के बारे में, घोड़ा की किस्म के बारे में एक हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, है ना। जिनकी वजह से इन लोग और जिसको हम जानेंगे उसी को ना ज़्यादा दर्जा देंगे, है, जिसकी वजह से ये लोग मुहावरे पर, अपने मुहावरे पर इस सब का प्रयोग नहीं करते थे, नहीं किए होंगे। ठीक है, इस सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी पुरातात्विक स्रोत या खुदाई के द्वारा जो भी चीज़ मिला है उन सब के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग का ये पूरा हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, है ना। तो अब पूरा ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में, है ना, इसका एक अलग ही प्लेलिस्ट होगा हिस्ट्री का, है ना। तो उसमें हड़प्पा सभ्यता को शुरू से लेकर अब तक का देख लीजिएगा, है ना। तो पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और साथ ही बढ़िया सा एक नोट्स भी मिल जाएगा, है ना। आप नोट करते करते इसको पढ़िएगा, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, हड़प्पा सभ्यता के जो था ना पूरा एक निचोड़ बता देंगे, एकदम शॉर्टली बता देंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में और इसके जो मेन मेन जो प्रमुख स्थल है उन सब को, मतलब एक शॉर्टली वीडियो में। ये तो 4-5 वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा हड़प्पा सभ्यता को पढ़े और नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को ही पढ़ेंगे, लेकिन एकदम शॉर्ट वीडियो में, है ना। मतलब कुछ 30 मिनट का लगभग रहेगा, लेकिन पूरे हड़प्पा सभ्यता को पूरी अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये पूरा हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो जाएगा, खत्म तो हो ही चुका है पूरा डिटेल से, लेकिन एक निचोड़ वीडियो भी रहेगा जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में शॉर्टली क्विक रिवीजन के तौर पे, है ना, एक वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो भी पढ़े ना उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया। हड़प्पा सभ्यता जो था वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा ऐतिहासिक काल जो था एक ऐसा काल था जिसमें लिखा हुआ चीज़ मिला हुआ, लिखित स्रोत मिला हुआ है ना। जिनकी वजह से हम लोग जिनकी वजह से हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाए, है ना। तो तो ये जो ऐतिहासिक काल है, तो ऐतिहासिक काल को हम लोग जानेंगे, है ना। तो जानने के लिए हम लोग के पास 3 स्रोत है। यही एक ऐसा काल है जिनको जानने के लिए हम लोग के पास 3 स्रोत है। लेकिन जो ये कह सकते हैं प्राक ऐतिहासिक काल था, तो इसमें सिर्फ एक ही स्रोत था जिनकी वजह से हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में जाने थे, जो क्या था, पुरातात्विक स्रोत था। उसके बाद हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता का काल, या फिर कह सकते हैं कि ये आद्य ऐतिहासिक काल का जो काल, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल जो था, इसमें हम लोग सिर्फ पुरातात्विक स्रोत की मदद से इस सभ्यता के बारे में या इस काल के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है। उसका ये ऐतिहासिक काल है, तो इसमें 3 स्रोत की मदद से इस काल के बारे में पूरी डिटेल से जाने। पहला स्रोत क्या है, तो वही पुरातात्विक स्रोत है। इस काल के बारे में भी हम लोग पुरातात्विक स्रोत की मदद से जाने और साहित्यिक स्रोत की मदद से भी जाने इस काल के बारे में। और तीसरा क्या है कि विदेशी लोग यहाँ पर आए और यहाँ से यहाँ पे रहें, या यहाँ पे रहने के बाद अपने पुस्तक में यहाँ के बारे में लिखे। तो हम लोग विदेशी यात्रा के या विदेशी स्रोत या विदेशी यात्रा के विवरण की मदद से भी हम लोग साहित्यिक जो काल है इस काल के बारे में पूरी डिटेल से जाने, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इन स्रोतों को पढ़ना होगा, इन स्रोतों को पढ़ना होगा, तब हम लोग इसके काल को पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से समझ में आएगा, ठीक है। तो इनके स्रोत की जो है इसके बारे में तो हम इस चैनल पे पहले ही बता चुके हैं कि जो साहित्यिक स्रोत है, जो ऐतिहासिक काल है ना, तो उन उसको पढ़ने के लिए 3 स्रोत होता है। एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक विदेशी यात्रा का विवरण होता है। तो इन तीनों स्रोतों को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट ही ऐतिहासिक काल को शुरू करेंगे और काल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो या ये जो सीरीज चला था हड़प्पा सभ्यता का, ये सब अच्छा लगा होगा, है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर भी कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल भी बजा दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।